संविधान में सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त अधिकार हैं, बट अल्टीमेट लिटमस टेस्ट तो हमेशा पार्लियामेंट में डिसाइड होता है। सरकार चुनाव आयोग को एक कठपुतली की तरह बनाना चाहती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके पावर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तरह होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नर को लेकर लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है? हर चीज की एक मर्यादा है, वो कहीं संवैधानिक मर्यादा है, कहीं कानूनी मर्यादा है और कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। कैसे कंटेंट्स ये परोस रहे हैं कि जिसमें घरों में बच्चों की मानसिकता विकृत हो रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की जरूरत है। कुछ भी कहीं भी आप नहीं सर्कुलेट कर सकते। न्याय देना भी, न्याय में विश्वास रखना भी और समयबद्ध मैनर में, समयबद्ध समय पर न्याय देना, उसके लिए हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 1981 में आई फिल्म लावारिस का यह गाना अमिताभ बच्चन की पेशगी ने इसकी लोकप्रियता को काफी बढ़ा दिया। अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा कुछ इसी अंदाज में न्यायपालिका से सवाल किया गया। सवाल उठाया कि न्यायपालिका का शक्तियों पर मामला लीगल है, विधायी शक्ति बनाम अदालत की राय से जुड़ा, तो बात किसी ऐसे शख्स से की जाए जो न केवल इसकी बारीकियों को समझता हो बल्कि उसे आसान भाषा में आपको समझाने की काबिलियत भी रखता हो। कानूनी दुनिया से जुड़ी सबसे प्रखर आवाज, वरिष्ठ अधिवक्ता, ओजस्वी वक्ता, लेखक, विचारक, जिन्होंने लीगल मामलों से जुड़ी कई सारी किताबें भी लिखी हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं अश्विनी कुमार दुबे से। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल है कि नए सीईसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया कि किसी भी तरह के एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में देश के चीफ जस्टिस को हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सीईसी की होने वाली नियुक्ति की पृष्ठभूमि में बयान की अहमियत के बारे में थोड़ा समझाएं। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने जस्टिस के.एम. जोसेफ की अध्यक्षता वाली जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट थी, उसने खुद कहा था कि टिल द टाइम द पार्लियामेंट टेक्स अ डिसीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी, चीफ जस्टिस रहेंगे। और ये अब पार्लियामेंट के डोमेन में आता है कि पार्लियामेंट चीफ जस्टिस को रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। तो जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट ने टेम्परेरी अरेंजमेंट किया था किस समय तक के लिए, जब तक कि पार्लियामेंट उस पर कोई नया कानून नहीं बनाती है। पार्लियामेंट कानून बना रही है तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही कहती है वो नया कानून बनाओ। अब वो अगर आर्बिट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रोविजंस के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कहीं ऐसी व्यवस्था दी गई हो कि नहीं भाई जुडिशरी से भी आपको एक रखना पड़ेगा, तब तो बात समझ में आती है। अगर नहीं है, वो विजडम पे पार्लियामेंट के छोड़ा गया है, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहीं पर कोई एम्बिग्युइटी दिख रही है। वो हालांकि लेटर स्टेज में होगा, जब पिटीशंस लगेंगी, उसके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जाएगा, अल्ट्रा वायर्स अगर डिक्लेयर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट कहती है। क्योंकि 5 जजेस ने अपनी फाइंडिंग दिया है और 5 जजेस बेंच की जजमेंट है, तो नेचुरली वो उसी तरह की बेंच या उससे हायर बेंच के सामने जाएगा, तभी वो बात आएगी। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या तय होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी संवैधानिक बेंच इस मामले में फैसला पहले कर चुकी है। जी, सरकार नया सीईसी नियुक्त कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें फैसला क्या कागजी बनकर ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सीईसी के अपॉइंटमेंट को लेकर के है। लेकिन फिर मैं बड़ा उसमें कहना चाहूंगा कि जो संविधान में सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो लेजिस्लेचर है उसका कोई डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के विपरीत है या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा उसमें इंटरफेयर कर सकती है और अपने सजेशंस दे सकती है। बट अल्टीमेट लिटमस टेस्ट तो हमेशा पार्लियामेंट में डिसाइड होता है और पार्लियामेंट ही डिसीजन लेती है। और सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो जुडिशियल रिव्यू का पावर भी डिफाइंड है, वो इनहेरेंट नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा लगता है कि जो पास्ट प्रेसिडेंट पहले से चलता आ रहा है कि भाई उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसेंट, उसमें एक मेंबर होने चाहिए इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट के लिए, उसको किस डोमेन में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेट करती है अभी नहीं, वो आगे आने वाले दिनों में तय होगा। परंतु अभी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा है कि आपका एक टेम्परेरी अरेंजमेंट अभी तब तक रहेगा जब तक कि आप इस पर क्या कोई कानून बना करके सीईसी को अपॉइंट नहीं कर देते हैं। जी, जैसे चुनाव आयोग के ऊपर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं, उस पर सरकारी नियंत्रण की बात भी की जाती रही है, और मैंने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी से भी अभी कुछ दिनों पहले बात की थी, तो उनकी तरफ से भी कई सारे मतलब इसको लेकर क्वेश्चंस उठाए गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि क्या सरकार इसे मतलब चुनाव आयोग को एक कठपुतली की तरह बनाना चाहती है? देखिए, मैं तो कानून का विद्यार्थी होने के नाते सिर्फ कानून में जो कही गई बातें उस पर कहूँगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनके पावर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तरह होते हैं।
चाहे उनके अपॉइंटमेंट, चाहे उनके हटाने का और किसी तरह का, सबके अपने अपने अलग पावर्स जो है कानून में दिए गए हैं और उसके हिसाब से। अब ये इंटरनली क्या चलता है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर तो खास तौर से पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, तो पॉलिटिकल पार्टीज उस पर क्या कहती हैं। लेकिन अल्टीमेटली ऐसा कोई मामला अगर आता है तो अदालतें हमेशा जो इसमें इंटरफेयर करती हैं। आप कहीं पुराने से उठा करके अब तक देख लीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर भी कितने सारे मैटर्स सुनने के बाद टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट्स भी बनाई, एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट भी आई, उन रिपोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, तो कि बिल्कुल यहाँ पर कहीं कोई छेड़खानी की गुंजाइश नहीं है। उसी तरह से तमाम मुद्दों पर कोर्ट्स का विजडम अलग होता है काम करने का। अगर लगता है कि कोर्ट्स को उसमें इंटरफेयर करना चाहिए, कहीं पर कोई गलती दिख रही सरकार के पार्ट पर या ऑफिसर्स के एग्जीक्यूटिव के पार्ट पर, तो कोर्ट हमेशा से करती है। अब कृषि कानूनों को देखिए सीधे सीधे कैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस समय स्टे करके और फिर अल्टीमेटली वो हालांकि वापस हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरजेक्ट किया। एनजेएसी में भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरजेक्ट किया। तमाम ऐसे दृष्टांत आपको लाइन से जब से सुप्रीम कोर्ट बना है तब से, चाहे जजेस के अपॉइंटमेंट का मामला हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का केस हो, वो सब तमाम मैटर्स में कोर्ट्स ने हमेशा अगर लगता है कि इसमें इंटरफेयर करना है तो करती हैं। और बड़ा इंडिपेंडेंट, अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम है भारत का। जी, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच चल रहे टकराव में भी अहम सवाल उठाए हैं। राज्यपाल के अधिकारों, कर्तव्यों की व्याख्या की बात भी कही गई है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नर को लेकर लक्ष्मण रेखा खींची जा सकती है? नहीं, इम्यूनिटी अलग अलग होती है। गवर्नर के पास अलग इम्यूनिटी है, प्रेसिडेंट के पास अलग इम्यूनिटी है, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस के पास अलग इम्यूनिटी है। लक्ष्मण सजेशंस देना और लक्ष्मण रेखा तय करना, दोनों में बेसिक अंतर है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पावर्स अलग अलग दिए हुए हैं तो उन पावर्स में कहना हाँ, लेकिन एक बात यह है कि जब कोई बिल गवर्नमेंट की तरफ से या विधानसभा में पास होता है, गवर्नर के पास जाता है, तो पहली बार गवर्नर उसको अपने पास वापस कर सकते हैं। और दोबारा रिकंसिडरेशन के बाद फिर जाता है तो या तो गवर्नर की पावर्स में उसको ओपिनियन के लिए वो भेज देंगे प्रेसिडेंट को, या उनको दोबारा पास ही करना पड़े। प्रेसिडेंट कब उसमें डिसीजन लेते हैं वो एक बहस का विषय है, वो बात का विषय। परंतु अभी लक्ष्मण रेखा तो मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप देखिए तमाम बार सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जब थे, तो जब महाराष्ट्र का मैटर आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा था भाई आप टाइम बाउंड मैनर में स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लीजिए, वरना हमको इसमें निर्णय लेना पड़ेगा। निर्णय तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि अपने अपने सबके काम है। जस्टिस एन वी रमन्ना थे तो उन्होंने कहा हम हाउस का सम्मान करते हैं, हाउस भी हमारा सम्मान करे। तो वो बातें हैं, लेकिन अभी लक्ष्मण रेखा जब तक खींची नहीं गई है तब तक तो जो एग्जिस्टिंग है वही माना जाएगा। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का विजडम है। सुप्रीम कोर्ट में वैसे देखिए उत्तराखंड के केस में जब फ्लोर टेस्ट करवाना था तो उत्तराखंड के केस में दोबारा करवाया फ्लोर टेस्ट। कर्नाटक के केस में अब देखिए, कर्नाटक में जब 15 दिन 16 दिन का उस समय जब येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर बने थे, बोमई चीफ मिनिस्टर बने थे, उस समय की बात जो है अगर आप देखें तो 15 दिन 16 दिन की बात खींची जा रही थी। जस्टिस सीकरी ने उसमें डिसीजन लिया था। तो फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए भी कोर्ट समय समय पर करती हैं। हर चीज़ की एक मर्यादा है, वो कहीं संवैधानिक मर्यादा है, कहीं कानूनी मर्यादा है, और कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। वो समय समय के हिसाब से डिपेंड करता है कि कैसे उसको इंटरप्रिटेट किया जाता है। जी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के मामले ने एक नई बहस छेड़ दी है। इस शो में उनकी अभद्र टिप्पणी, सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को कंट्रोल किए जाने की ज़रूरत की ओर सभी का ध्यान भी खींचा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए क्या कोई प्रभावी रेगुलेशन नहीं है? इंटरमीडिएट गाइडलाइंस हैं, 2020 में बनी, 21 में बनी, फिर 22 में संशोधन हुआ, लेकिन वो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस नाकाफ़ी हैं। आप ऐसे समझिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया अगर भारत देश में रजिस्टर्ड है तो अगर वो कोई मिसडीड या उसका मिसकंडक्ट या कानून का वायलेशन हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो भारत के बाहर रजिस्टर्ड हैं, जो डिफरेंट देशों में और बिजनेस हमारे देश में करें, तो उनको कंट्रोल करने के लिए तो कानून चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में आप इंटरमीडिएट गाइडलाइंस लेकर के आ गए, रिड्रेशल ग्रीवेंस ऑफिसर आपने बना दिया, कंटेंट के ओरिजिनेटर का नाम बताएंगे, लेकिन वो काफ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि हेट्रेट, रिफ्ट अगेंस्ट दी, बिना सोर्स रिलायबल इन्फॉर्मेशन के कोई चीज़ करना, शेयर करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का बेजा इस्तेमाल करते हुए मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। कंटेंट अब तक बहुत पहले आ जाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म आज से थोड़ी हैं, कैसे कितने ऐसी कंटेंट्स ये परोस रहे हैं कि जिसमें घरों में बच्चों की मानसिकता विकृत हो रही है, अलग तरीके से माँ बाप के प्रति कोई हिंसा की नज़र से देख रहा है, कोई माँ बाप के प्रति जो है जो सम्मान है वो ख़त्म कर रहा है। जैसे रणवीर इलाहाबादिया का इसका था, अगर कायदे से देखें
देखें तो ऑब्सीन कंटेंट पब्लिश करने वाले को भी, ऑब्सीन कंटेंट शूट करने वाले को भी, ऑब्सीन कंटेंट बोलने वाले को भी, शो के ऑर्गेनाइजर को भी, सब पॉक्सो एक्ट में भी केस रजिस्टर होना चाहिए। इसलिए पॉक्सो एक्ट में केस रजिस्टर होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट जनरल न्यूट्रल लॉ है और 18 साल से कम लोगों को जो है अगर उनके साथ कोई ऑफेंस होता है, और ये देखने के बाद जो किशोर मन है, छोटे बालक बच्चे हैं, वो ऐसे पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के प्रति क्या सोचेंगे, तो वो उनको भी आप विकृत कर रहे हैं। तो ना सिर्फ ऑब्सीन एक्ट, पॉक्सो एक्ट भी, इंडियन पिनल कोड के जो प्रोविजंस है उसमें भी होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई स्कोप नहीं दे रहा है। इसमें ऐसे केसेस में जो मोरालिटी वाले केसेस हैं और जो लीगैलिटी में भी जो है जो ऑफेंस कर रहे हैं, तो उनके ऊपर इमीडिएटली पुलिस को जो है ऑफेंस रजिस्टर करके और उनको सब्जेक्ट टू प्रिजन करना चाहिए। फिर कोर्ट बाद में देखती रहेंगी। एक तो ये पहलू हो गया रणबीर इलाहाबादिया का। दूसरा, OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कुछ भी कहीं भी आप नहीं सर्कुलेट कर सकते। तीसरा, आप देखिए जिस समय ट्रैक्टर मार्च हुआ, होम मिनिस्ट्री की ही ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि 250 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल्स जो है ISI के इशारे पर देश में चल रहे थे और उसकी वजह से इतना बड़ा प्रोटेस्ट मार्च हुआ। और वो कौन से लोग थे जो कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर रहे थे। तो BNS में भी इस तरह के प्रावधान होने चाहिए थे। नया कानून आया, कॉलोनियल एरा के कानून का अंत हुआ, लेकिन आज इस बात की इनको मैंने कुल मिलाकर के एक लॉ ऐसा बनाना चाहिए था कि अगर आप देश में कोई कंटेंट जो सोसाइटी में रिफ्ट पैदा कर सकता है, हमारा जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के कल्चरल इथोज हैं उनके बियॉन्ड है, तो आपको यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी सही मायने में हम कर सकते हैं। और इसमें पार्लियामेंट को डिसीजन लेना चाहिए, और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए कि आप चेक एंड बैलेंस बनाइए, सेंशन करिए ना वहाँ पर। आप पैसा कमा रहे हैं, कोई यूट्यूब जो है भारत के बाहर का और देश में सर्कुलेट करके जो उसके व्यूअर्स हैं उससे वो पैसा कमा रहा है, और लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा है। उसी तरह से जो एक्स है वो टैक्स नहीं दे रहा है। उसी तरह से आप लिंक्डइन चले जाइए, सब देश के बाहर के सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं। और अगर भारत का लॉ नहीं फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ एप्लीकेशन है, तो फिर उनको सेफ हार्बर जो आप फील्ड देते हैं उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का कि नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं, वो नहीं देना चाहिए, उसको विड्रॉ करना चाहिए। इसके लिए तो देखिए लेजिस्लेचर को स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरीके से डिजिटल एरा में हम पहुंच रहे हैं उस तरीके से रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी की तो पहले होनी चाहिए, उसके पहले जो वो कंटेंट के क्रिएटर्स हैं, उसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स के अलावा जो उसको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनके ऊपर। चाइना में आप देखिए, चाइना तो खुद ही अपने हिसाब से रेगुलेट करता है। चाइना के पास आप ठीक है, यू वांट टू डू बिजनेस इन देयर कंट्री, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। और हजारों जो है साइबर पुलिस है। आप यूरोपियन यूनियन का जो DGCR है उसमें अगर आप देखेंगे वहां भी सेम उसी तरह की बात है। ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह के कमिश्नर्स बने हुए जगह जगह पर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सर्कुलेट करने की बात कहना और देश के कानून का पालन करना। और कानून अगर ऑब्सोल्यूट हो गया है, समय के हिसाब से वो नहीं इंप्रूव हो रहा है, तो रिफॉर्म्स भी उसमें लाने की ज़रूरत है। तभी हम कह सकते हैं कि सही मायने में हमारा कानून, हम और डिजिटल एरा और लोग साथ में एक साथ बढ़ रहे हैं। सिख दंगे मामले में 40 साल में आपने जिस तरह से अभी हाल ही में फैसला आया सज्जन कुमार को दोषी ठहराया गया, उसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिली कि 6-6 साल लग गए FIR दर्ज करने में। और अभी दूसरी तरफ रणबीर इलाहाबादिया प्रकरण में 40 घंटे में ही 2 राज्यों में FIR दर्ज हो गई। तो न्यायिक प्रक्रिया में 2 अलग-अलग मामले में 2 तरह के दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों का इसलिए कंपैरिजन नहीं है क्योंकि अब हम डिजिटल एरा में रह रहे हैं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब पब्लिक को पता चल रहा है। और वो ऑफेंस और ये ऑफेंस कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। और उस समय स्टेट ने पैट्रोनाइज किया ऑफेंस, स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफेंस था, नहीं रजिस्टर हुआ, क्या हुआ उस समय परिस्थितियां अलग थी। लेकिन अल्टीमेटली भारत की न्याय व्यवस्था में सजा मिली दोषी को, और जुडिशियल रिव्यू का सबको अधिकार है, वो जुडिशियल रिव्यू का पाव मिल रहा है अधिकार। न्याय हो रहा है और न्याय होता दिख रहा है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये कितनी बार बहस का भी विषय बना हुआ है। आपकी राय में क्या न्याय ही अदालतों का एकमात्र उद्देश्य है, या लोगों के लिए न्याय में विश्वास रखना महत्वपूर्ण? दोनों, न्याय देना भी, न्याय में विश्वास रखना भी, और समयबद्ध मैनर में, समयबद्ध समय पर न्याय देना, उसके लिए हमारा जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना बहुत ज़रूरी है। कानून बन गया, कानून के हिसाब से इन्हांसमेंट होना चाहिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में, समयबद्ध मैनर में उसका डिस्पोजल होना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं न्याय में विश्वास भी रहेगा। और न्याय में विश्वास नहीं रहेगा तो कंगारू कोर्ट चलने लगेंगे देश में। तो न्याय में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।